तो मैं नीलू मिश्रा जी का इंट्रोडक्शन दे रही थी। नीलू मिश्रा एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं जो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में रहने वाली हैं। इन्होंने भारतीय मास्टर्स महिला एथलेटिक्स टीम की कप्तान के रूप में 100 मीटर, 200 मीटर, ऊंची कूद और ये 45 प्लस एज ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं और एथलेटिक्स के अलावा विभिन्न परोपकारिक एवं समाज सेवा के सुधार के लिए काफी काम किया है। महत्वपूर्ण योगदान इनके रहे हैं। इन्हीं योगदानों के लिए वजह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से इन्हें 4 बार तथा मुख्यमंत्री से 2 बार सम्मानित किया गया है और इन्होंने कई सारे जागरूकता अभियान भी विशेष योगदान दिया है, जैसे पल्स पोलियो अभियान और स्वच्छता अभियान और अभी ये बाल विकास में काफी सारा काम योगदान दे रही हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय इन्होंने ये हमेशा अपने टीम के साथ बाहर पूरा दिन बाहर रहती हैं और इसके अलावा एथलेटिक्स में भी काफी इनका एक्टिव है। तो हम नीलू वाराणसी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप इस सेशन में आए और आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आशा कार्यकर्ता और समुदाय के लिए क्या उनकी क्या प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं, ये हमें समझना है। किन किन चीजों पर नजर रखनी पड़ती है इन्हें और किन चीजों को रिपोर्ट करना पड़ता है डेली बेसिस पे, किस तरीके का टेम्पलेट या किसी भी तरह का चेकलिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं। ओवर टू यू नीलू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। आशा वर्कर्स हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनका अपॉइंटमेंट होता है और स्पेशली जो इनका काम है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना। ग्रामीण स्तर पे भी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है और शहरों में भी अभी लगभग सभी वार्डों में आशा वर्कर्स को अपॉइंटमेंट मिल गया है। इनका जो मुख्य कार्य है सर्वे करके उनको ड्यू लिस्ट बनाना, आरआई जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें ड्यू लिस्ट बना के आंगनवाड़ी के साथ महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण कराना, और जो ईसीपी प्रोग्राम चलता है कि 2 साल तक का जो आफ्टर डिलीवरी 2 बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए, उस प्रोग्राम को क्रियान्वित करना, उनकी लिस्ट बना करके उनके पेरेंट्स को या फैमिली वालों को काउंसलिंग करके बच्चों के बीच में 2 साल का अंतर करना। एक मातृवंदन योजना जो चलती है वो है महिला आरोग्य समिति की ये मेंबर होती है, तो महिलाओं से भी स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्य हैं सब इनके माध्यम से किए जाते हैं और फैमिली प्लानिंग इनका जो मेन काम रहता है। और भारत सरकार के द्वारा जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। अच्छा, तो आप जब फील्ड पे जाते हैं तो आप वर्कर्स को हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या किस प्रकार का आप चेकलिस्ट या कोई किसी प्रकार का फोन पे कैसे बात करेंगे और जैसे मेरा विभाग है बाल विकास विभाग, तो बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों एक साथ काम करते हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो कि आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करती हैं और वो उनका भी काम है कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती दोनों मिलके काम करते हैं। टारगेट लगभग एक ही है, लेकिन इनका जो पेमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, नॉर्मली जो आरआई सेशंस होते हैं, जब टीकाकरण होता है तो उसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ड्यू लिस्ट आशा के साथ मिलके बनाती है और एएनएम आती है, वो टीकाकरण करती है। और साथ में जब होम विजिट पे जाते हैं तो आशा आंगनवाड़ी का भी हेल्प लेते हैं और बहुत सारे मंथली हम लोग के प्रोग्राम होते हैं। 8 तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें बचपन दिवस, ममता दिवस, किशोरी दिवस, लाडली दिवस, अन्नप्राशन, गोद भराई,
और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें आशा का भी हेल्प हमारा डिपार्टमेंट लेता है और ये पूरी एक्टिविटी में हम लोग को पूरा सपोर्ट करती है। तो नॉर्मली जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो होम विजिट के समय जो स्पेशली जो कुपोषित बच्चे हैं उनका वजन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री लेती है, लेकिन जब उनको रेफर करने की बात आती है तो हेल्थ पोस्ट आशा वर्कर लेके जाती है और वहां अगर डॉक्टर रेफर करता है कि नहीं इसको और बच्चा गंभीर है या सीरियस है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है, तो एनआरसी यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्र यहाँ बने हुए हैं, बच्चे को फिर वहां पे भेजा जाता है। तो ये काम भी आशा का है, वो वहां लेकर के जाती है। आंगनवाड़ी भी क्योंकि फील्ड एरिया में तो कवर आंगनवाड़ी करती है, तो दोनों दोनों के ही सहयोग से उस बच्चे को हम लोग एडमिट कराते हैं और फिर बच्चा अगर स्वस्थ होकर 15 दिन बाद आता है तो ये बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट होता है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का। तो ये आप बताइए कि ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स सुपरवाइजर अलग अलग होंगे, राइट? और यस, दिन के अंत में क्या क्या उनको रिपोर्ट करना पड़ता है? बेसिक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है वो महिला बाल विकास विभाग देखता है और आशा एएनएम को स्वास्थ्य विभाग देखता है, लेकिन दोनों का काम लगभग एक ही है। आंगनवाड़ी की बात मैं करूं, अगर आंगनवाड़ी तो उसके 4-5 कैटेगरी के उसके बेनिफिशरीज हैं। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज, यानी कि पेट में जब बच्चा आता है तब से लेकर 6 साल तक के बच्चे की पूरी केयर करना, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन से लेकर के हो या उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रोवाइड कराना, ये सारा काम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से होता है। और उसके बाद फिर 11 से 19 साल की एडोलसेंट गर्ल्स को भी ये कवर करती है। तो जब प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी महिला एरिया की पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने रजिस्टर में उसको इनरोल करती है, उसका टीकाकरण कराती है, उसकी पूरी बकायदा काउंसलिंग की जाती है और साथ में उनकी गोद भराई की जाती है। गोद भराई में हम लोग आयरन की गोली और जो हम लोग को पोषाहार गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो दिया जाता है और हरी साग सब्जियां भी दी जाती हैं, ताकि उसको ये पता चले कि अब हमको 9 महीने अपने बच्चे की देखभाल पेट में कैसे करनी है। साथ में उसको 8 से 10 घंटे आराम, और जो थोड़ा-सा तेज वर्कर्स है तो उनको योगा वगैरह भी बताते हैं कि घर में रह कर के नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आप अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें। तो मेन है कि बच्चा कुपोषित ना हो, तो इसके लिए माँ को स्वस्थ रहने की पूरी जानकारी दी जाती है और उनको टिटनेस का टीका ऐसा लग रहा है कि लगता है। जितना उनका काम होता है उससे भी ज्यादा वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो करते हैं, हाँ। सेल्फ टिटनेस का मोटिवेट। टीका लगवाना और उनको स्वास्थ्य जांच कराना और काउंसलिंग करना कि वो डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करें। अब बात आती है लैक्टेटेड मदर्स, यानी कि हम लोग के भाषा में बोलते धात्री माताएं। धात्री माताएं 0 से लेकर के 6 माह तक का बच्चा, तो उनका काम होता है, उनको ममता दिवस ऑर्गेनाइज करती है। उसमें बच्चे को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना, ऊपरी कोई पानी कुट्टी कोई आहार नहीं, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। फिर माँ के भी खाने पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये आंगनवाड़ी और आशा मिलके साथ में जब भी काउंसलिंग करते हैं तो साथ में ही करते हैं। और फिर उसके बाद अन्नप्राशन के लिए मोटिवेट करना कि बच्चा 6 महीने के हो जाए तो ऊपरी आहार, माँ के 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना है। तो ये हो गया इनका लैक्टेटेड। होता है, हम्म। इनकी ड्यूटी का समय क्या होता है? ड्यूटी का टाइम है गर्मी में 7 से 1 और जाड़े में 9 से 2। तो वो अपना करते हैं। अच्छा, फिर आधा। उसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन देना 3 से 6 साल तक के बच्चे को, कि स्कूल जाने के पहले बच्चों को तैयार करना। जो कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो वो जो बाहर सड़क पे खेलते रहते हैं उन बच्चों को एनरोल करना और स्कूल जाने के पहले उनकी एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि बच्चा स्कूल जाते समय रोए ना और जो मैनर्स है उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए भी काम करती हैं ये वर्कर्स। उसमें उनको टेटनस का टीका लगाना, क्योंकि किशोरी बालिकाएं ही फ्यूचर मदर्स होती है, तो उनको टिटनेस का टीका लगाना, उनके खान पान के लिए मोटिवेट करना ताकि वो कुपोषित ना हो। और साथ में जो ड्रॉप आउट गर्ल्स यानी कि स्कूल जो नहीं जाती है उनके लिए भी ये काम करती है, उनको समय समय पे मोटिवेट करना, बहुत सारी टेक्निक्स कौशल विकास योजना से जोड़ना,
और कुछ मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई जो भी लोकल लेवल पे व्यवस्था हो पाती है तो उनको ट्रेनिंग दिलाना। और साथ में एक वीरांगना दल है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से ही बनता है। उसमें एक सखी, 2 सहेली होती हैं। वो हर वार्ड में 1 से 2 दल बने हुए हैं। तो जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान है, किसी भी तरह के जब अभियान चलते हैं तो ये लड़कियां हम लोगों को हेल्प करती हैं। तो ये आंगनवाड़ी का और आशा का मिलकर ये प्रोग्राम चलता है। और साथ साथ जब भी बच्चा पैदा होता है तो फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना। अच्छा, तो इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आंगनवाड़ी या करेक्ट। आशा बनने के लिए? इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है, उसका बकायदा ऑनलाइन भी पोस्ट निकलता है अप्रूव्ड यूपी गवर्नमेंट का। जैसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की पोस्ट खाली है, नॉर्मली कुछ लोग पुराने हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, या किसी की डेथ हो गई, किसी ने छोड़ दिया है नौकरी, तो उस वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए बकायदा विज्ञप्ति निकलती है। और आंगनवाड़ी के लिए योग्यता है हाई स्कूल। और इसमें हम लोग वरीयता देते हैं और उम्र होनी चाहिए 18 से 45 साल। वरीयता दी जाती है उन महिलाओं को जो विधवा महिलाएं हैं। विधवा महिलाओं के बाद हम लोग फिर तलाकशुदा महिलाओं को प्रायोरिटी देते हैं। थर्ड है दिव्यांग। और 4th नंबर पे फिर हम लोग मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं। तो इस पहले विडो लेडीज को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई हाई स्कूल में पास महिला है, विडो है, तो उसको पहले लेंगे, ना कि एमए ऑलराउंडर फर्स्ट क्लास है, जनरल में है, वो नॉर्मल शादीशुदा है, तो उसको वरीयता नहीं दी जाएगी। इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनका निवास भी उसी वार्ड में, उसी ग्राम के ही निवासी होने चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति को उस जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। देन आशा का भी यही सिस्टम है। उनका योग्यता होना चाहिए क्लास 12th और उसी एरिया के निवासी होना चाहिए, ताकि इनको काम करने में आसानी हो। जहाँ पे उनका निवास है उसी के सराउंडिंग में उनको सर्वे कार्य दिया जाता है, ताकि ये बेहतर तरीके से काम कर सके। एक सुपरवाइजर के साथ कितने वर्कर्स जुड़े होते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट का रूल्स है 25 आंगनवाड़ी केंद्र एक सुपरवाइजर के अंडर में होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारे पोस्ट वैकेंट हैं, चाहे सुपरवाइजर के हो चाहे सीडीपीओ। नॉर्मली मैक्सिमम देखेंगे तो जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं उनको चार्ज मिला हुआ है एज ए सीडीपीओ, वो वर्क कर रहे हैं। और करीब 40 से 50 सेंटर एक सुपरवाइजर देख रही है। 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां होती है और कार्यकर्त्री के साथ साथ एक हेल्पर यानी कि सहायिका। हर आंगनवाड़ी के साथ एक सहायिका, एक आशा होती है, और एक वार्ड में या एक ग्राम में एक एनएम होती है जो इन सबको लीड करती है। एक सुपरवाइजर के अंडर में 3 से 4 गांव, या कह सकते हैं 3 से 4 वार्ड आते हैं, और 25 से 40 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां। तो एक लंबी टीम बन जाती है। 10 से 15 आशा वर्कर्स, 25 से 40 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, उतनी ही हेल्पर्स। तो करीब 100 लोग का एक ग्रुप बन जाता है जो कि मिलके एक टीम में काम करता है। उसमें एएनएम लोग भी होती हैं और मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं, और डब्ल्यूएचओ की भी टीम साथ में होती है, यूनिसेफ की भी मॉनिटर होते हैं। तो पूरा एक अच्छा ग्रुप बन जाता है जो हम लोग मिलके काम करते हैं। तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप कैसे उसे संभालते हैं? कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए अब कि बिल्कुल बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है। नॉर्मली जो हमारी बेसिक सिचुएशन अभी तक आई है वो प्रेग्नेंट लेडीज की आती है। नॉर्मली कभी कभी डिलीवरी में ही दिक्कत हो जाती है, कोई केस बिगड़ गया तो उसमें होता है। फिर इन लोग को ये बताया गया है कि जब भी कुछ इस तरह के केस आए तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां ले जाना। वहां से अच्छी बेहतर सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि वहां डिलीवरी कराने पे उस महिला को रहना खाना और एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। तो एक बहुत बेहतर सुविधा मिलने के कारण लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। गवर्नमेंट में जाने के कारण उनको कोई खतरा नहीं रहता है। तो और प्राइवेट से गवर्नमेंट बेटर रहता है? प्राइवेट, हाँ, मेरे हिसाब से जो मेरा अभी तक अनुभव है कि गवर्नमेंट में ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। और साथ में जो कुपोषित बच्चे भी हैं
कभी कभी वो बहुत खतरे के निशान में आ जाते हैं, यहाँ तक कि जान बनने की बात आ जाती है। तो हम लोग को जो एनआरसी सेंटर, एनआरसी है या इंटेंसिव केयर यूनिट है, वो कबीर चौरा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ 1 साल तक के बच्चे जाते हैं, जो कि बहुत प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उनका इलाज होता है। बस थोड़ा सा जानकारी अगर रहती है तो उसका अच्छा फायदा मिलता है। लोग जानकारी नहीं रहने के कारण फिर भटकते हैं और पैसा भी उनका खर्चा होता है। अगर जानकारी है तो आप कम पैसे में बहुत अच्छा इलाज करा सकते हैं। तो इमरजेंसी में, अभी तो दूसरा इमरजेंसी जैसे आया हमारा कोविड-19, हाँ, उस समय तो ऐसी स्थिति थी, जब लॉकडाउन हुआ तो लोग घर की खिड़की से भी झांकने में डर लगता था सबको। हाँ, उस समय हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स की टीम ने, हमारी आशा वर्कर्स ने, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया कि घर घर जाकर के सर्वे करने का काम, जो अच्छा, कि बहुत ही मतलब डरावनी स्थिति थी। सभी डरे हुए थे कि क्या होगा। हम्म, फैमिली वाले भी ऑब्जेक्शन करते थे। हम लोगों से तो कई बार लड़ाइयाँ भी हो गई कि मेरी वाइफ नहीं जाएगी। फिर हम लोगों ने काउंसलिंग किया कि अगर आप हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं और इस काम में जाते, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल तो 4 महीने तक तो इस तरह के केसेस नहीं आए। अब थोड़ा सा केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र का काम करने के कारण कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। वो कैरियर के रूप में कहीं और से किसी और काम में 2-4 लोग को इन्फेक्शन हुआ भी, वो ठीक हो गए हैं। तो एक प्रॉपर इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई थी कैसे अपना देखभाल करना है, उससे बहुत इमरजेंसी में इन लोगों को, जब बाढ़ भी आता है तो बाढ़ के टाइम में भी प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनके साथ भी दिक्कत होता है उनकी डिलीवरी कराना, क्योंकि बनारस में काफी हर साल 10-15 दिन काफी पानी रहता है। तो हम लोग ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करते हैं और जो हम लोग का पोषाहार आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन लोगों के घर तक पहुंचाना, जो एनजीओज वगैरह हैं उनके माध्यम से उनके घर राशन भी पहुंचाना, ताकि उनको खान पान अच्छा मिलता रहे। तो तो आपने इस ये तरह की इमरजेंसी है। दोनों ओर से जैसे अब आपने बताया कि कोविड-19 में हस्बैंड अपने वाइफ को बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे। उस तरह से आपने ये भी देखा कि जिसको बीमारी है वो फैमिलीज़ बाहर खुल के नहीं आते हैं और जब बहुत देर हो जाती है और बताते नहीं हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल स्टिक ऐसे देखा है आपने और कैसे हैंडल करते हैं आपके वर्कर्स? उनको हम लोग जो बताते हैं, जो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस हैं उनको, कि सही तरीके से बताओ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ शहर में कुछ आशा वर्कर्स बिल्कुल नहीं आई थी, जस्ट लॉकडाउन के पहले उनका अपॉइंटमेंट था, उन्होंने ज्वाइनिंग की। कुछ लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो हम लोग ने WHO के माध्यम से और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने जूम के माध्यम से और थोड़े थोड़े लोगों, 2-2 4-4 लोगों को बुला बुला के प्रॉपर तरीका बताया कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे समझाना, क्योंकि हमको सामने वाले को सेटिस्फाइड करना है। जब शुरू में हम लोग सर्वे किए थे तो पब्लिक दरवाजा भी नहीं खोलती थी, कोई झांकना भी नहीं चाहता था, वर्कर्स जाते थे दरवाजे पे खड़े होते थे, लोग छिपाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों ने काउंसलिंग किया कि नहीं, छिपाने से आपका रोग कम नहीं होगा, आप और तकलीफ में जाएंगे, जितनी बातें आप बताएंगे उतनी बेहतर सुविधा मिलेगी। और फिर जब भी सर्वे करने जाते हैं तो 2-4 बातें ये लोग ज़रूर बताते हैं। 6 फीट की दूरी रखना, मास्क का प्रयोग करना, हुँ, हुँ। समय-समय पे हाथ धुलते रहना, 20 सेकंड तक एटलीस्ट हाथ में साबुन लगा होना चाहिए। स्पेशली बच्चों को भी इन लोगों ने मोटिवेट किया। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अवेयर किया। और स्पेशली कुपोषित बच्चे भी थे, तो उन उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको एक पोषण अमृत करके पैकेट था, वो उस समय बटा। वो सब हाँ, हाँ। बंटने से कुछ चॉकलेट्स भी आए, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां भी आई, चॉकलेट, बिस्किट, बॉर्नविटा, ये सब चीज जब बंटने लगा तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिला कि नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट में है। फिर वो डिटेल अपना बताने लगे और काफी अच्छा रिजल्ट आया कि लोग अब छिपा नहीं रहे, बताना शुरू कर दिए। अच्छा, तो आपने अ अभी सुरक्षा के लिए सब हेल्थ वर्कर्स के सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने और आप लोगों ने खुद क्या आपने प्रिकॉशंस लिए हैं? क्या-क्या बिल्कुल। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने बहुत अच्छा
इंतजाम किया है, वो उनकी टीम बन गई है। उन्होंने पहले तो ऐसे सब लोग एक साथ काम करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने बैच बना दिया है। हर हेल्थ पोस्ट पे टीम वाइज 4 से 5 लोगों की एक टीम बन गई, उसका एक टीम लीडर बना दिया है। तो उससे एक फायदा हुआ है कि कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी होती है और काम में और रिपोर्टिंग वगैरह में भी आसानी होती है। तो इन लोगों को फेस मास्क, सैनिटाइजर, कैप और ग्लव्स ये स्वास्थ्य विभाग प्रोवाइड कराया है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके जो प्राइवेट एनजीओस थे उनसे थोक का भी फेस मास्क अपने जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड है प्रोग्राम ऑफिसर उनको भी दिलवाया, तो उससे भी बटने से काफी राहत मिली है। तो यहाँ प्राइवेट संस्थाएं भी सपोर्ट की हैं, जहाँ जरूरत पड़ा है, अगर हम लोगों ने बोला है कि आप इनको हेल्प करिए तो वो प्रोवाइड कराएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन थी कि इनको सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स साथ में कैप दिया जाए, वो दिया गया है। तो ये सब सुविधा का फायदा उठाने के लिए इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे कोई ये जब डॉक्यूमेंटेशन? अपॉइंटमेंट होता है तो इसके लिए वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र और इनका आय प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा भरा जाएगा, भरने के बाद फिर उसमें कमेटी बैठती है, जांच कमेटी भी बैठती है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो मेरिट में आता है फिर वो लिस्ट आउट होता है, उसके हिसाब से फिर इनकी ज्वाइनिंग होती है। तो डॉक्टर्स, वो एरिया के डॉक्टर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वो लोग वो भी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के साथ हर महीने हम लोग की मीटिंग होती है। हर महीने हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोग का माइक्रो प्लान बनता है एवरी मंथ का। तो शुरू में ही जो एएनएम का जो टूर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो उनके आरआई सेशंस होते हैं, तो हम लोग का काम होता है क्रॉस चेक करना, विजिट करना कि वहां पे जाके, ताकि सेशन में जब हम लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सपोर्ट भी करते हैं और साथ में एक साथ सारे लोग मिल जाते हैं तो उनका काउंसलिंग का भी काम हो जाता है। तो उनका एएनएम का हम लोग को माइक्रो प्लान मिलता है, उसके साथ बैठ के फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट करके कि कहीं कहाँ कहाँ जरूरत है, कहीं स्पेशल जाना होता है, तो हम लोग के टूर प्रोग्राम में ऑलरेडी वो एरिया ऐड हो जाता है, मतलब डेट वाइज वो बनता है, एक तो से लेके डॉक्टर के एक साथ आप तक। विजिट करते हैं कई बार? हाँ आपकी टीम डॉक्टर्स के साथ भी जाती है और अकेले भी हाँ जाती है? बिल्कुल, जहाँ जहाँ जैसे अभी जहाँ आरआई सेशंस होते हैं, या अभी रूबेला का बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 साल 1.5 साल पहले चला था, तो रूबेला में 100% हम लोगों ने कवर किया था। उसमें बहुत सारी रैली, पोस्टर, स्कूलों में जा जाके बच्चों को शपथ का प्रोग्राम। अभी स्वच्छ भारत अभियान जब चलता है तो उसमें भी हमारे डॉक्टर्स साथ में रहते हैं, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं, ताकि गंदगी जब नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो डॉक्टर्स की टीम खाली स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नहीं होती है, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम होते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं उस समय भी इन लोग की ड्यूटी लगा दी जाती है पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। और स्पेशली जो धर्म गुरु हैं, जैसे पोलियो प्रोग्राम जब चला तो उस समय तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, धर्म गुरुओं से कांटेक्ट करना पड़ा हम लोगों को और बहुत विरोध भी था, इसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी मुझे। मतलब मुझे लगता है इंडिया का पहला एफआईआर होगा जो मैंने कराया था सन 2000 में। एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी, बहुत ही डेंसिटी वाला इलाका है यहाँ पे लोहता। तो एक पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा कि हम चुपचाप सह के चले आएंगे, जिंदगी भर सहते रहेंगे, तो मैंने एफआईआर कराया। ऐसे लोगों हाँ। के साथ हम लोग ये काम भी करते, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। फिर वो बाद में समझा, तो मेरी एक ही शर्त थी कि ठीक है, मैं एफआईआर तभी वापस लूंगी जब तुम मेरी टीम में एज ए वॉलेंटियर काम करोगे। तो हम लोग हाँ। ऐसे लोग से भी लड़ते। फिर वो बहुत अच्छा इंसान था, बाद में वो जुड़ा और उस इलाके में जो हमारे एक्स आर आते थे 30-40%, वो फिर 1 या 2% आने लगे। तो ऐसे लोग को भी हम लोग जोड़ते हैं और धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करते हैं, साथ के जो उस वार्ड के सभासद है, लोकल जो सम्मानित लोग हैं, अभी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी अपील भी हम लोग कराते हैं। तो काफी मतलब एक लोकल कम्युनिटी को जोड़ करके बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कराना, ताकि ये कहीं आपको लगा कि ये जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो एक किसी एरिया में जाते हैं, तो
अगर वो खुद उसी समुदाय के हों, उसी कम्युनिटी के हों, तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है। तो आप ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर वो कम्युनिटी में गए, तो वो उसी कम्युनिटी के लोगों को चूज़ करें आप बात करने के लिए? और लैंग्वेज नहीं, भी ऐसा इम्पोर्टेंट। नहीं है। जिस जिस जैसे एक आंगनवाड़ी या आशा वर्कर को 1000 की आबादी दी जाती है कि आप इस पे काम करें, तो उनके लिए सब हुँ, बराबर है। कोई ऐसा जातिवाद या किसी वर्ग विशेष के लिए वो लोग काम नहीं करते। जो हमारे कैटेगरी में रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं, 100% उनको देखना हमारा काम होता है। और साथ में सब कुछ आजकल ऑनलाइन फीडिंग हो रहा है, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन हो रही है, तो कोई ऐसा चीज छिपा नहीं सकते। अगर आप छिपाएंगे कि किसी एक वर्ग को ही हम लाभ दे, दूसरे वर्ग को लाभ ना दे, तो फिर पकड़े जाने पे कार्रवाई होती है। हाँ, नहीं तो मेरा ऐसा कहने कोई का मतलब है कि अगर उनको उर्दू आती हो या हिंदी आती हो, तो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी में उनको बिल्कुल, बिल्कुल, जो लोकल लैंग्वेज है, कभी-कभी मुझे भी भोजपुरी में बात करना पड़ता है, का बहिन, का हालचाल बा, कैसन हो, का खात हो। तो जब उनके साथ हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते ज़्यादा। हैं, तो वो डायरेक्ट उसका रिजल्ट बहुत आता है, क्योंकि शुरू-शुरू में कोई सोचता है, अरे बाहरी कोई व्यक्ति आया है, तो बहुत भाव-पानी होगा, थोड़ा-सा दूर भागते हैं। फिर वो धीरे-धीरे जब उनकी आप भाषा में ही उनसे जुड़ के बात करना शुरू करते हैं, हाँ, तो वो फिर अटैचमेंट होता है, महिलाएं धीरे-धीरे जुटने लगती हैं। शुरुआत हम लोग लोकल लैंग्वेज से ही करते हैं। जब भी कोई कम्युनिटी गैदरिंग होती है, तो हाँ। 2 लोग 4 लोग से जब बात करना शुरू किए, तो आस-पास शोर होने लगता है, अच्छा कुछ चल रहा है, चल रहा है। तो अपने आप लोग 30, 40, 50 लोग अपने आप लोग बैठ के आके बात सुनने लगते हैं। तो ये आपने अपना तरीका होता है। ये भी देखा है कि आपने जिन्हें रेस्क्यू किया, कोई रेप केस हुआ, अब्यूज केस हुआ, ऑर्फन है, वो कम्युनिटी के जो आपने रेस्क्यू किए हैं, वो आगे चल के उनको खुद कम्युनिटी को के साथ काम करना है, तो आप वो लोग को आप सहायता करते हैं फिर? बिल्कुल है। एज़ अ महिला कल्याण विभाग के साथ भी मैं जुड़ी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनारस के लिए बनाया, तो उसमें भी संवासनीय गृह बना हुआ है, जिसमें ऐसी लड़कियां होती हैं, रेप विक्टिम्स भी होती हैं, कभी घर से भागी हुई है, किसी के साथ वो कम एज की है। तो ऐसे लोगों को जब संवासनिक गृह में लाते हैं, तो हम लोगों ने आज से 10 साल पहले एक शुरुआत की थी। वहाँ पे उन लड़कियों को योग और स्पोर्ट्स के माध्यम से पहले पॉजिटिव करना, मेडिटेशन भी मैंने कराया, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हुआ, मेहंदी हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई पहले से चले था। तो अभी तो खैर 10 साल में बहुत अंतर आ गया। जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, उस गवर्नमेंट के प्लान में अब आ गया है। तो वो उन लड़कियों को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि वहां से जब वो निकले, तो आत्मनिर्भर बन के निकले, ताकि इनको कहीं कोई शोषण इनका ना कर सके और समाज में इज्जत के साथ रह सके। और नॉर्मली होता है कि सामूहिक विवाह योजना यहाँ पे लागू है। तो जो लड़कियां इस तरह की आती हैं, जब 18 साल की होती है, तो उनकी मर्जी के साथ कोई लड़के आते हैं, पसंद करते हैं कोई लड़की को, तो वो स्वयं उनकी मर्जी से उनका सामूहिक विवाह होता है और वो जाती फैमिली में बहुत खुश होती है। स्पेशली रेप विक्टिम्स भी होती है उसमें, घर से भागी भी हुई लड़कियां रहती हैं, मेंटली डिसऑर्डर वाली भी कुछ लड़कियां होती हैं, जिनको लोग बरगला करके उनके साथ कुछ गलत हरकत कर देते हैं। तो बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं। हम लोग का बस काम होता है कि उनको सही जगह से, सही तरीके से उनको सही योजना का लाभ मिल सके। तो आप खुद ट्रैक एथलीट रह चुकी हैं, तो आप आपने सरकार की तरफ से कोई योजना देखी जो एथलीट्स को सहायता दे सके ऐसी? इस अभी तो कोविड। सरकार सरकार की तरफ से तो ऐसा नहीं, साई के सेंटर्स यहाँ है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। और मैंने एक अपना क्लब बनाया हुआ है, वाराणसी एथलेटिक क्लब, जो पिछले 10 सालों से, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी नहीं मिलती थी जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो सके। जब मैंने 2008 में दोबारा स्पोर्ट्स में आने का फैसला लिया, तो जब स्टेडियम में गए तो वहाँ बहुत कम बच्चे, लड़कियां 4 या 5 लड़कियां थी। तो थोड़ा-सा तकलीफ हुआ कि बाकी जैसे साउथ में बहुत अच्छा माहौल मैंने देखा। दिल्ली वगैरह में काफ़ी गैदरिंग, मतलब मास्टर्स में तो कोई जाता ही नहीं था लेडी के नाम पे पूरी यूपी से। 1 या 2 लोग थे, कभी चले गए तो चले गए। मुझे लगा कि एक माहौल क्यों ना ऐसा बनाएँ कि जिससे एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो बच्चे, उनके पेरेंट्स मेरे पास आएँ। तो मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और कुछ-कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, जिनके पास ट्रैक सूट, शूज़ वगैरह जो बेसिक फैसिलिटी है नहीं थी, वो जब
देना शुरू किए तो बच्चे अपने आप मुझसे जुड़ने लगे। तो उनको उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, उसके बाद मेरे जब अचीवमेंट आते गए तो उसको भी देख करके गाँव स्पेशली नक्सली इलाके से भी बहुत सी लड़कियां मेरे पास आई, जिनको उचित माध्यम, क्योंकि पहले ऐसा होता था शोषण बहुत होता था। स्पोर्ट्स में आने के बाद लड़कियों के साथ स्पेशली कोच लोग कहीं न कहीं उनको ब्लैकमेल करते थे। मेरे मेरे सामने ही 4-5 साल तक ये सब चला, जो कि पहले मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला, लड़कियाँ आके मुझे बताने लगी कि स्टिचिंग के नाम पे भी लोग ब्लैकमेल करते थे, सिलेक्शन के नाम पे भी ब्लैकमेल करते थे। तुम ऐसे करो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तुमको यहाँ ले जाएँगे। फिर ऐसी-ऐसी लड़कियाँ जो कोचेज़ या सिलेक्टर लोगों से चिपकी रहती थी, वो डायरेक्ट नेशनल चली जाती थी, जो मेडलिस्ट रहती थी वो नहीं। तो मेरी लड़ाई उन लोगों से हुई, डायरेक्ट मैंने पंगा लिया। बहुत लोग दुश्मन भी बने, लेकिन कोई बात नहीं, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया कि अभी जो माहौल है, इस तरह का बिल्कुल माहौल नहीं है। जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो बच्चे सेलेक्ट खुद होते हैं। तो ये एक 10 साल में जो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा क्लब ऐसे ही बच्चों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, हम लोग एक ट्रायल लेते हैं साल में। साल में उनको पूरा अच्छे से पूरी उनकी उसमें ट्रायल में जो बच्चे अच्छे होते हैं, 20 से 25 लड़कियों को अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से जो करने लायक है, उसमें बच्चों का हाइट, वेट और उनको 4-5 इवेंट करा के देखते हैं कि जो बच्चे करने लायक है तो उनको अडॉप्ट करते हैं। फिर पूरे अच्छा। साल उनका पूरा मॉनिटरिंग होता रहता है, उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग भी होती है। अगर स्पोर्ट्स में कहीं जाने के लिए पैसा नहीं है तो वो मेरी पॉकेट मनी से भी उनको हेल्प करते हैं। तो एक अच्छा माहौल उन बच्चों को मिला और बहुत अच्छा रिजल्ट ये आया। करीब 100 लड़कियां ऐसी थीं जिसमें कुछ आर्मी में चली गई, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में, कुछ कोच बन गई, कुछ स्पोर्ट्स टीचर बन गई, कोई कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उनके पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला। तो एक लड़ाई जो लड़ी उस समय, बुरे तो बने लेकिन उसका रिजल्ट अब अच्छा आने लगा। अब बच्चे इतने स्ट्रांग हो गए कि अब खुद भी डिसीजन लेने लगे। अच्छा, तो आपकी राय में हम जिन कोविड-19 से प्रभावित दिव्यांग या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ हमारी टीम जो काम कर रही है, उनकी स्थिति अगर हमें ट्रैक करनी है, तो हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए आपकी राय में? अभी जैसे दिव्यांगों की तो वैसे जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, गवर्नमेंट तो स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं कोविड के कारण फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बनारस में कुछ एनजीओज़ हैं जो उनको समय-समय पे हेल्प करते रहते हैं, जैसे राशन का वितरण और खाने-पीने की चीज़ें, जो भी हेल्प की चीज़ें होती हैं वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे हम लोगों ने भी करीब 200 लोगों को, कोविड जब लॉकडाउन था तो ऐसी फैमिलीज़ को भी हम लोगों ने राशन दिया, ताकि बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन कहीं न कहीं तो समाज की एक वो ऐसा ऐसा ग्रुप है जो कि अभी फ़िलहाल सँभल नहीं पाया है। बाकी लोग तो मेहनत करके, लेबर करके काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को जिला रहे हैं, लेकिन जो दिव्यांग वर्ग है, थोड़ा-सा अभी उसके लिए और होना चाहिए। स्पेशली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कि बाहर कोई नहीं निकल रहा है अपनी फैमिली को पालने के लिए। जो उनके पास संसाधन थे, मैक्सिमम संसाधन सब खत्म हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका राशन कार्ड है, वो तो राशन का खाना मिल रहा है। वो बहुत अच्छा है कि उससे कम से कम वो लोग महीने भर का राशन मिल जाने से ज़िंदगी उनकी सँभल गई है। और उनको स्कॉलरशिप भी इनको हर मंथ मिलता है स्कॉलरशिप, तो वो भी 1500 रुपए महीना है, तो छोटा-मोटा खर्चा तो चल जाता है। लेकिन हाँ। एक लाइफ़ को नॉर्मल करने के लिए वो माहौल अभी नहीं है कि ये बहुत अपनी लाइफ़ को नॉर्मल जी सकें। अच्छा, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये जो आशा वर्कर्स हैं, उनको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है दिव्यांगजन के साथ? अगर बिल्कुल, बिल्कुल, उनके लिए सर्वे होता है और दिव्यांग डिपार्टमेंट भी हम लोग के साथ वो लिस्ट लेता है उन बच्चों को। रजिस्टर्ड जो उनके भी स्कूल हैं, ऐसे बच्चों को अगर जाना चाहते हैं बच्चे, तो उनको इस स्कूल में भी भेज सकते हैं। बड़े होने पे भी बाकायदा गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा के बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोग का जो सबसे बड़ा काम हुआ इस लॉकडाउन में, जो प्रवासी मज़दूर थे, बाहर से आए थे, उनको रजिस्टर्ड करना, आंगनवाड़ी के द्वारा पूरा सर्वे करके घर-घर, मतलब इस लॉकडाउन में 4 से 5 बार उन्होंने अ,
कम से कम 200 घर के 5 बार उन्होंने सर्वे किए हैं और एक एक डिटेल। तो कोई प्रवासी मजदूर आया तो उसको रजिस्टर्ड हम लोगों ने कराया, उनको पोषाहार वगैरह का वितरण उनके लिए अलग से गवर्नमेंट ने पोषाहार भेजा, उनका राशन कार्ड बनवाया गया यहाँ पे आंगनवाड़ी और आशा के माध्यम से। तो और जो भी सुविधाएं थी गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली उनका हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम हुआ, ताकि कोई ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य योजना ना मिले और वो बीमारी से मर जाए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और आईसीडीएस डिपार्टमेंट और खाद्य वितरण डिपार्टमेंट ने मिल के उनको बहुत सही संभाला। तो अच्छा, यूनिक आंगनवाड़ियाँ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी टीम क्या, मतलब किस तरह का उनका योगदान होता है यहाँ पे? हेल्थ डिपार्टमेंट, हाँ, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यूनिसेफ का काम होता है जैसे जो भी योजना आई तो मॉनिटरिंग करना। जैसे हमारा आरआई सेशन होता है तो वो लोग बकायदा पूरा आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या सही तरीके से दवाइयाँ रखी हैं या नहीं रखी है, उनको प्रॉपर टेम्परेचर में रखा है या जो ड्यू लिस्ट वगैरह बनी है तो उसके हिसाब से लाभार्थी आए हैं कि नहीं। अब एक बच्चे को टीका लगा है, दूसरे बच्चे का अगर ड्यू है तो उसको लगा कि नहीं लगा, अगर छूट गया तो कारण क्या है। तो ये WHO थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करता है, घर घर जाकर के लोगों से पूछता है कि कहीं से भी कोई चीज छूटे ना और कोई चीज छूट ही ना जाए। तो जो फिजिकल वर्क करती है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, उनको पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग यूनिसेफ और WHO ही करता है। अच्छा, तो उनके कितने वॉलंटियर्स होते हैं, लाइक रेशियो क्या होता है? जैसे कि हेल्थ पोस्ट हमारे 24 पीएचसी शहर की बात करें, हर पीएचसी पे एक एक यूनिसेफ जो कोऑर्डिनेटर इनके होते हैं, बीएमसी होते हैं, उनको 2 से 3 वार्ड मिलते हैं। इसी तरह WHO के भी जो इनके इंचार्ज होते हैं उनको भी 2 से 3 वार्ड मिलते हैं। वो अपने वार्ड में जा जा करके उसको अपना चेकिंग करते रहते हैं और बकायदा इनका बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है। मतलब एक आंगनवाड़ी हाई स्कूल अगर पास है तो एक उसके लिए रिपोर्टिंग बनाना कितना मुश्किल होगा आप लोग खुद सोच सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा एकदम बहुत टफ डाटा होता है और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कम से कम 15 से 18 रजिस्टर बनाती है हर महीने, मैनुअली लोगों हाथ का नाम चढ़ाना। हाथ तो से लिख इस के कंप्यूटर में आज होता है से अभी कि? तो फिलहाल बनारस में टैब आने वाला है, आया नहीं है, तो इनके हम लोगों ने सारे इनके डाटा ऑनलाइन करा दिए, ऑनलाइन अच्छा, फीड हो गया है। अब आने वाला जब भी आ जाए तो सारा प्रोसेस हो चुका है, सारा इनका मंथली रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन हम लोग को कराया जाता है, MPR इनकी फीड होती है। तो उसमें काफी टाइम हम लोग का 3 से 4 दिन तो फीडिंग में ही चला जाता है, चाहे वो किशोरी बालिकाओं का MPR फीडिंग हो या महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का, लैक्टेटिंग मदर्स का, सबका अलग अलग कैटेगरी। और हम लोग की जो CBE गतिविधियां, जो सामुदायिक गतिविधियां होती हैं, तो महीने में उसका फंड भी आता है 250 रुपया पर एक्टिविटी। तो सुपोषण स्वास्थ्य मेला लगता है, उसमें हम कई एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे 2 एक्टिविटी कोई भी करनी होती है तो सुपोषण स्वास्थ्य मेला है और गोद भराई है, अन्नप्राशन है, और कभी कभी हैंड वॉश डे जैसे कोई स्पेशल प्रोग्राम चलता है तो उस हम पैसे से उसको यूज करके उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि लोग जुड़े रहें। तो तो हम काफी आप लेन आप बता रहे थे ऐप के बारे में, एक ऐप भी है, आंगनवाड़ी का ऐप है। आंगनवाड़ी का वो ICDS NIC करके है, तो उसमें हम लोग का डाटा MPR डाटा फीड होता है। अच्छा, तो हाँ, डाटा को हम लोग को ऐप मिला हुआ है, वो उस पर डाटा फीड करते हैं, बकायदा लॉगिन ID भी है। लेकिन अभी जब इन लोग को टैबलेट मिल जाएगा तो काफी काफी आराम हो जाएगा। जो पेपर वर्क लोग करते थे फिर इन लोग को रिमाइंडर में मिल जाएगा कि कल किसके घर होम विजिट जाना है, क्या है, टीकाकरण अच्छा, किसका है। तो अभी इनको पेपर में खोजना नहीं पड़ेगा या दिमाग लगा के नाम छाटना नहीं पड़ेगा। या जैसे हाँ अभी इन हाँ लोग का होम विजिट का टारगेट होता है 20 से 22 घर पर मंथ, हाँ। तो ये लोग हर महीने 1 तारीख को टारगेट बनाते हैं कि हमको इस महीने किस किस घर जाना है। तो वो टैबलेट हो जाने से ये आराम हो जाएगा कि इनको लिस्ट अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, वो एक दिन पहले इनको टैबलेट ही रिमाइंडर दे देगा कि आपको फलाने के घर में कल जाना है। ये मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहेंगी डॉक्टर तो को इंफॉर्मेशन मिलता है कि किस तरह से किसी का केस हिस्ट्री, जो आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स भी हैंडल करते हैं, वो केस हिस्ट्री डॉक्टर कुछ देख सकते हैं कि पहले क्या क्या आपने सर दिया है दवाइयों के। तो डॉक्टर की गाइडेंस में जितनी हेल्थ हेल्थ रिलेटेड सेवाएं हैं वो डॉक्टर के गाइडेंस में ही होती हैं, और बाकायदा सबका डाटा हेल्थ पोस्ट पे होता है।
जैसे हर महीने हम लोग वेट करते हैं, अगर मान लीजिए रेड और येलो जोन में करीब 70 बच्चे आ गए, तो उन 70 बच्चों की लिस्ट बना के हम डॉक्टर को दे देते हैं, वो अपने हिसाब से उन लोगों को चेक करते हैं। उस लिस्ट के हिसाब से जो बच्चा रेड जोन में आता है तो डॉक्टर के पास पूरा डॉक्यूमेंट रहता है। कुछ इस तरह के जो सीरियस केसेस भी रहते हैं, उनकी लिस्ट बना के सुपरवाइजर हेल्थ पोस्ट पे डॉक्टर को देती है, ताकि वहां से अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। तो डॉक्टर डॉक्टर और हमारा आईसीडीएस के सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर और सुपरवाइजर और एनएम, इन तीनों के तालमेल से हम लोग के गाइडेंस में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और अ, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आईसीडीएस डिपार्टमेंट की, वो मिलके काम करते हैं। अच्छा, तो और समय समय पे जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग लोकल मानदंड लोगों को, स्पेशली जैसे गांव में तो ग्राम प्रधान हो गए, और शहर में हमारे सभासद भी जुड़े हैं जिनके साथ हम लोग का ज्वाइंट अकाउंट भी है, तो कोई फंड आता है तो कहीं से बेईमानी ना हो या कहीं से चीटिंग ना हो, तो आंगनवाड़ी और सभासद के साथ वो अकाउंट खुलता है। तो जैसे वेट मशीन खरीदना हुआ, तो सभासद के साथ दोनों का अकाउंट एक साथ है, तो पैसा आता है तो दोनों के साथ एक साथ सिग्नेचर करके निकलेगा, बकायदा उसके परचेजिंग होगी, बिल वाउचर लगेंगे। तो काफी ट्रांसपेरेंसी पहले से बहुत ज्यादा हो रही है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, इतना खतरे का काम करते हैं ये आपके वर्कर्स और आप, तो अगर करेक्ट। कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट से क्या आपके लिए क्या बोलोगे? अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निकाला है जियो, कि कोविड-19 में अगर किसी सरकारी कर्मचारियों की डेथ होती है तो 50 लाख फैमिली को दिया जाएगा। और एक बहुत अच्छी खबर है कि यूपी में ही शायद उन्नाव या किसी एक डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे एक वर्कर की डेथ हुई, उसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने पैसा दिया। तो ये अच्छा, एक अच्छा है कि अगर हम रिस्क लेकर के निकल रहे हैं तो एक एश्योरिटी है कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करेगी। और साथ में जो जनरल वे में गवर्नमेंट आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का एक सामूहिक बीमा बना के रखा है, वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है। किसी फैमिली को ट्रेजेडी किसी तरह की हो जाती है, कोई वर्कर की डेथ होती है, तो उसकी फैमिली को 50,000 मिलेगा, उनके अच्छा, बच्चों को मिलेगा। वर्कर्स का 25,000 है। तो ऐसे ये सुविधा भी बहुत अच्छी है कि कैजुअल नॉर्मल लाइफ में भी होता है, तो उनके इंश्योरेंस का फायदा उनकी फैमिली को मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये पूछना था, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ आपका कोई इंटरेक्शन होता है जो दूसरे कंट्रीज में हमारे इंडिया की तरह इसी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हो, डेवलपिंग कंट्रीज, और जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये काम अच्छी तरह से किया हो, वहां से सीखने के लिए ऐसे कोई इंटरेक्शन या सेमिनार्स ऐसे अभी अटेंड? कल हाँ सेमिनार्स होते रहते हैं, अक्सर बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई सेमिनार और ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है, तो बुलाया जाता है तो हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। अक्सर वहां से टीम आती है, यूनिसेफ की टीम भी आती है बाहर से, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। एक प्रथम करके संस्था है जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है, उनका काम है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए बच्चों को मोटिवेट करना। एक अडानी फाउंडेशन है, वो भी नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, वो कुपोषित बच्चों के लिए काम करता है, जो कि वार्ड वाइज उन्होंने वार्ड को अडॉप्ट करके रखा है, उनका न्यूट्रिशन भी अलग से उन बच्चों को देता है। तो पूरा उनकी भी स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं। एक वार्ड में अगर उन्हें वार्ड को अडॉप्ट किया हुआ है तो पर मंथ वो आंगनवाड़ी आशा के साथ उन बच्चों का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि वो वार्ड कुपोषण मुक्त हो। तो इस तरह अच्छा, से है, बहुत सारे एनजीओज हैं जुड़े हुए हैं। और साथ में स्वच्छता को लेकर के भी मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, नमामि गंगे को भी लेकर के काफी इस तरह के प्रोग्राम हुए बनारस में, तो अक्सर ही होता रहता है। तो जुड़े, लेकिन डायरेक्टली रूप से कोई बाहरी इस तरह से कोई बहुत बड़ा फायदा 2-3 संस्थाओं को अगर छोड़ दे तो बहुत ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो लोग हमारे वर्कर्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो अच्छा, अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं जाते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई रेगुलर चलने वाला प्रोग्राम नहीं है। या जैसे सिर्फ को WHO, यूनिसेफ, आईसीडीएस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनका ही मेन रोल है। अच्छा, जैसे किसी कंट्रीज में डॉक्टर्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, तो हेल्थ हेल्थ वर्कर्स ही सब कुछ का मेजॉरिटी ऑफ द काम करते हैं, तो करेक्ट। उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है पूरी हेल्थ केयर सिस्टम में। तो आई राइट। रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना करते हैं।
और ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट सुविधाएं भी बहुत मिल गई। पहले मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, अभी 5-6 साल से वार्ड वाइज 2-3 वार्ड के एक मेडिकल ऑफिसर हो रहे हैं, तो पब्लिक का रीच आसान हो गया है। पहले दूर दूर से लोग जाते थे, नहीं पॉजिटिव, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, एएनएम सेंटर भी हो गए। तो जो दिक्कत होती थी गांव स्पेशली रूरल एरिया में, पब्लिक नहीं जा पाती थी, अब आसपास हो जाने से 2-4 किलोमीटर पे एक हेल्थ सेंटर बन गया, एएनएम हेल्थ सेंटर, तो आराम से वहां पहुंच के वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। तो ये जो छोटी-मोटी जो बीमारियां हैं, इंजेक्शन इंजेक्शन देना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ये सब तो कर ही लेते होंगे ना ये आप? कोविड-19 में ये लोगों ने सर्वे किया है, घर घर जाकर, स्पेशली जो रेड जोन बना है, तो वहां पे एक क्राइटेरिया होगा कि 200 स्क्वायर मीटर के 200 मीटर स्क्वायर मीटर के अंदर हर फैमिली का ये लोग सर्वे कई बार कर चुके हैं। जब भी केस मिला है तो रिपीट भी हुआ है, तो वहाँ पे ऑक्सीमीटर हो गया, अपना थर्मल स्कैनर से भी, और बकायदा जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको बीपी, शुगर की बीमारी या हार्ट की कोई बीमारी, किडनी की बीमारी या कैंसर से रिलेटेड कोई या टीबी, इस तरह की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। उसकी लिस्ट बनती है, उस लिस्ट के हिसाब से अभी यहाँ पे प्रशासन क्या करा रहा है, उस लिस्ट को एक कंबाइंड यहाँ पे वॉर रूम बना हुआ है, जो कि स्मार्ट सिटी का वॉर रूम था, उसको हम लोगों यहाँ प्रशासन ने उसको एक्वायर कर दिया। बकायदा टीम लगी हुई है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, इवन डॉक्टर्स का सेक्शन अलग है, स्वच्छता से रिलेटेड सेक्शन अलग है, सर्वे की टीम अलग है। तो ये लिस्ट बन के जाती है और डॉक्टर्स की टीम बन रही है, वो घर घर जाएंगे, मोबाइल वैन भी मिल रहे हैं इन लोगों को, वो घर घर जाएगी ऐसे पेशेंट जो गंभीर स्थिति में है। बकायदा कुछ एक लेटर जारी हुआ है, कोई एक दवा भी देनी है, तो ऐसी फैमिलीज को वो जनरल ट्रीटमेंट भी देंगे। तो बहुत अच्छे से पूरा कैच किया जा रहा है। और जो डॉक्टर्स की टीम बनी है, तो जो लोग पॉजिटिव आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कमेटी बनी है, तो जितने भी पेशेंट पॉजिटिव होते हैं उनका लिस्ट बनता है, वो डॉक्टर उनसे बात करते हैं, फोन करके उनको काउंसलिंग भी करते हैं, और हर 2 दिन में फोन जाता है, ताकि वो कहीं से डिप्रेस ना हो, और उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है फोन पे। तो बहुत अच्छे से प्रशासन इस चीज को मैनेज किया हुआ है। जितना अच्छा प्रशासन अगर जो काम कर रहा है, थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस अगर पब्लिक समझ जाए, तो इतने जो केसेस आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। बार बार हम लोग समझा रहे तो हैं आपकी सोशल टीम के डिस्टेंसिंग। साथ सिटीजन वॉलंटियर्स कैसे जुड़ सकते हैं? हम लोग के देखिए, हम लोग के साथ जो गवर्नमेंट ने जोड़ा हुआ है, हम लोग की एक स्वास्थ्य समिति बनी हुई है ग्रामीण स्तर से, और शहर में भी बनी हुई है महिला आरोग्य समिति, और इसके ग्रामीण स्तर पे हमारे नेहरू युवा केंद्र के चलता है, तो उससे भी टाई अप रहता है। तो नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, और शहर में हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो सिविल डिफेंस या आंगनवाड़ी केंद्र पे भी वो हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र पे हमेशा मातृ समिति की बैठक होती है, तो उसमें हमारे जो टारगेटेड महिलाएं होती हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उन लोग को हम लोग लेते हैं उस ग्रुप में, और 15 से 20 महिलाएं उसमें जुड़ती हैं। और साथ में महिला हेल्प ग्रुप भी बना हुआ है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे एनजीओज भी बनाए हैं, बैंक से उनको जोड़ा गया है, ताकि वो एक रोजगार शुरू करे, जो लोकल यहाँ पे काम है नॉर्मली मोती माला बनाने अगर का, वॉलंटियर करना या चाहें इसमें आपके साथ? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। ओके, अच्छा अच्छा। तो और बात पूछनी थी, अभी जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स हैं, उनके लिए हाँ, आपकी क्या सलाह है कि इस पैंडेमिक में उनके लिए क्या सलाह है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, और आगे क्या करना चाहिए? अभी बिल्कुल बहुत ही टफ सिचुएशन था जब लॉकडाउन हुआ। हम लोग फुल उस समय पीक वर्कआउट में थे। मेरा खुद का ही एक कंपटीशन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जो कि 11 मार्च से होली के जस्ट एक दिन बाद से था। जब ये सिचुएशन हुआ, इवेंट कैंसिल हुआ, 10 तारीख को हम लोगों ने अपना फ्लाइट टिकट कैंसिल कराया, तो बहुत अजीब सा लगा कि लाइफ जो भाग रही थी और अचानक से थम गई। सही बहुत बात। सारे लोग मेंटल डिप्रेशन में आए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तो हम लोगों ने स्टार्टअप किया, फेसबुक लाइव सेशन किया, लोगों को उस समय मोटिवेट करते थे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जूम ग्रुप बना बना के उन बच्चों को सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर, क्योंकि ये छोटी लड़ाई नहीं है, अभी भी बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है।
शायद आने वाले समय में अभी हम लोगों को और अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि पहले अपने आप को सेफ रखो और होम वर्कआउट करो। होम वर्कआउट में हम छोटी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट, ताकि हमारी मसल्स लूज ना हो, और अपना जितने भी जंपिंग स्किपिंग वगैरह है, स्टेयर रनिंग है, और योग और प्राणायाम के लिए भी मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि नॉर्मली लोग यही कह रहे हैं कि जो लोग प्राणायाम अच्छे से कर रहे हैं कोविड से लड़ने में ज्यादा सक्षम है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए भी मोटिवेट किया गया, और जितने भी घर पे एक्सरसाइज है वो करने के लिए बताया गया, और बच्चे कर भी रहे। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे बाहर से आए थे, जो रूम लेके रह रहे थे, वो घर चले गए, तो वो घर पे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अभी तक इतना फैला नहीं है। तो वहां पे गांव में जगह भी होती, खुले मैदान होते हैं, तो वो लोगों के उठने के पहले सुबह सुबह भोर में जाके खेत में, मेड़ में या खुले मैदान है वहां पे वो वर्कआउट कर ले रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं, बस स्पीड वर्कआउट नहीं हो रहा अभी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, और ये हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ सीजन एक तरह से चल रहा है। तो इस तरह की चीजें बताई जा रही है। और जो बच्चे शहर में रह गए, तो उनको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए घर में ही आप वर्कआउट करो। लेकिन कुछ बच्चे हैं भोर में, मतलब पब्लिक जब नहीं आती है, तो वो कोई हिल रनिंग कर ले रहा है, कोई रोड रनिंग कर ले रहा है। यहाँ पे गंगा जी का बालू था, तो बच्चों ने, अभी तो खैर बारिश आ गई है तो दिक्कत हो रही है, तो बालू पे भी सैंड वर्कआउट भी किया। तो हम लोग गाइडेंस काफी मिला, तो बच्चे हैं कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो स्थिति, वो जो हम लोग का कंपटीशन का एक क्रेज रहता था, अभी नेक्स्ट कंपटीशन आने वाला, आप तैयारी करो नेक्स्ट, तो अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला समय कब तक हम लोग को ऐसे करना है। फिलहाल फिटनेस अच्छा रखे, और जब भी चाहेंगे तो स्पीड वर्क तो कभी भी हो जाएगा। अगर हम जिंदा सही सलामत रहेंगे, खेल भी मिलेगा, प्रतियोगिताएं भी मिलेंगी। लेकिन बहुत लोग अभी नहीं मान रहे हैं, ओवर वर्कआउट भी कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए झुंड में इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इन लोगों से मेरी तो यही सलाह है कि पहले अपनी जान बचाओ, फिट रखो। कॉम्पिटिशन्स भी आएंगे, आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा, ये तभी करेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। अभी तो खुद को स्टेडियम भी सुरक्षित। क्वारंटाइन सेंटर गए हैं शायद। अभी स्टेडियम बंद है, कुछ जिम खोला है, 5 तारीख से खुले हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि सुरक्षा के साथ करना है। तो शायद हो सकता है लोग अब जिम यूज करना शुरू करें। लेकिन अभी फिलहाल जो खेल मैदान है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। लेकिन छोटे मोटे खेल मैदान है, बच्चे वहां जाके पार्क वगैरह काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं सवाल, हाँ, चैट में रखें या फिर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। नीलू एक, वाराणसी से कोई सवाल है तो। हाँ, नो ऑडियो लेके आ रहा है उषा मैम का। अभी आवाज आ रही है उषा मैम? और हम लोग का एज ए मास्टर्स एथलीट, तो हम लोग के लिए और भी खतरा है कि नॉर्मली 35 प्लस के लोग ही जाते थे पार्टिसिपेट करने, और 100 प्लस तक के भी लोग जाते थे। तो एक तरह से सबकी लाइफ रुक गई है। तो उन लोगों का भी अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि 60 प्लस के लोगों को खतरा होने के चांसेस ज्यादा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर अभी टाइम लगेगा वापस ट्रैक में आने का। तो सबको यही मैं कहूँगी, घर में आप करो योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितना कर सकते हैं वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि सूर्य नमस्कार। उसमें पूरा बॉडी का फुल एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि आप टॉप टू बॉटम बॉटम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी बॉडी को। तो जब भी टाइम मिले मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव चीजें आती हैं वो निकल जाती हैं। डेली कोई ना कोई डेथ की चीजें, डेथ की बातें सुनाई पड़ती है, कोई ना कोई करीबी जा रहा है, तो उससे भी बहुत डर लग रहा है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना है। जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस, जो अपना हौसला मजबूत रखे हैं वही वापस आए हैं। जो थोड़ा सा डगमगाता है तो शायद फियर के कारण वो अपने आप को बहुत नर्वस फील करता है, और रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो इसमें फैमिली और आसपास के लोगों का भी बहुत सपोर्ट होना चाहिए कि सब लोग मोटिवेट करें एक दूसरे को, कोई नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि लाइफ का पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए।
आज हम साथ है, पता नहीं कल हो ना हो। तो अपने आप को खुशहाल रखना, खुश रखना, अपने अपनी अच्छा, खुशी की यहाँ पे खुशी सवाल है, एक सवाल है अश्विनी सावंत से कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए कोई प्रोग्राम है रूरल एरियाज? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन हम लोग स्पेशली टारगेटेड करते हैं हमारी एडोलसेंट गर्ल्स। हमारी जो किशोरी लड़कियाँ हैं 11 से 19 साल, उनको तरीका बताया जाता है कि कैसे सैनिटरी पैड यूज़ करना है और कैसे उसको डिस्पोज़ ऑफ करना है। शहर में भी स्वच्छता अभियान के तहत, तो ग्रामीण स्तर पे हम लोग बात करते हैं, मटका विधि हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि मशीन इसकी बहुत महँगी आती, हर जगह नहीं होता है। मटका विधि है, ग्राम प्रधान के सहयोग से हम लोगों ने एक सीमेंट के बॉक्स टाइप का बनाया, उसमें छेद-छेद करके, तो जो लड़कियों का सैनिटरी पैड होता है वो उस जगह पे डालते हैं, फिर उसको आग जला के डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कि बाहर की जमीन में जाने के बाद सैनिटरी पैड अगर ऑर्गेनिक नहीं है या इस तरह से प्राकृतिक नहीं है, तो 300 साल बताते हैं वो गलता नहीं है। तो कोशिश किया जाता है कि कपड़ा और शुरुआत में तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे नक्सली नक्सली इलाके में लेडीज गंदे कपड़े लेती थी। इवन पत्ते के अंदर राख भर के भी लोग सैनिटरी पैड का यूज करते थे। तो वो बहुत ही अनहाइजीनिक है। तो कोशिश किया था कि अगर आप सैनिटरी पैड का यूज नहीं कर रहे हैं तो साफ सुथरा डेटॉल से धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। अंडरगारमेंट्स धूप में सुखाए होने चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। एक बार PI होने के बाद जल्दी ठीक नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो और टिटनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग गर्ल्स को बताते हैं ताकि वो जब भी फ्यूचर मदर बने तो अपने आप को सुरक्षित रखें, और हेल्थ और हाइजीन अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन को लेकर के। और मेरे द्वारा और मेरे साथ बहुत सारी संस्थाएं भी ऐसी जुड़ी हैं जो हम लोग पैड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। अभी हम लोगों ने फरवरी में करीब 1 लाख सैनिटरी पैड लड़कियों को दिया, जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो दिवस था। तो गवर्नमेंट के हेल्प से और 2-4 NGO के हेल्प से हम लोगों ने सैनिटरी पैड, और जब भी मुझे, मेरा शौक भी है, जब भी जाते हैं लाडली दिवस या किशोरी दिवस होता है तो अपनी तरफ से कुछ पैड ले लेते हैं, खरीद लेते हैं 40-50 पैकेट। तो उन लड़कियों को थोड़ा सा बांटते ताकि उनके अंदर आदत बने। और आदत जब पड़ जाती है तो वो लोग जब भी सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हाइजीनिक ही होगा। तो कोशिश की जाती है उनको सही तरीके से यूज करना, उनको डिस्पोज ऑफ करना बताना। अच्छा, थैंक यू। आप ऑडियंस में कोई और सवाल है नीलू जी के लिए? धन्यवाद ये तो नीलू जी। आप अच्छा, ललिता का क्वेश्चन है। क्या है? ललिता सेइंग सैल्यूट एंड आप बहुत अच्छा काम कर रही है नीलू जी, शी से। तो थैंक मैं भी यू। वही बताने वाली मैं भी वही बताने वाली थी कि धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके नीलू जी। या और 1 मिनट, भूमिका, उषा मैम पूछ रही है कि ये सूर्य नमस्कार के कितने सेट करने चाहिए। इसका तो सही आंसर भूमिका ही बताएगी, बिकॉज भूमिका की क्लासेस बहुत अच्छी होती है। रेगुलर मैं फेसबुक पे फॉलो भी करती हूँ। शी इज वेरी गुड इंस्ट्रक्टर और पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ। क्योंकि अभी वर्ल्ड में मैराथन में भी कई मेडल्स भूमिका ने जीते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर भूमिका ही बताएंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा टाइम था वो जब हम ताइवान गए थे 2012 में आपके साथ। यस। और ताइवान एयरपोर्ट पे कितना टाइम बिताया था हमने, आई थिंक पूरी और सबसे अच्छा था जो चेस नंबर नहीं बट रहा था, मैंने पंगा लिया, पूरी टीम का चेस नंबर बांट दिया। उसके बाद नरसिम्हन सर कह रहे व्हाट यू डिड, बोले सर डोंट वरी, आई हैव ऑल लिस्ट, जिसको भी दिया है सारे डिटेल्स मेरे पास है, कोई मिसमैच नहीं हुआ है, सही लोगों को दिया है। सारे बुड्ढे सड़क पे पड़े हुए थे, मतलब मीडिया भी आ गई थी। बहुत ही वो चैलेंज लेने वाला काम था। $100 दे के चेस नंबर लेना बांटना, तो हाँ, बहुत वो मस्त था। ब्राजील भी बहुत सही था। इतनी दूर भारत से हम गए थे, कितना दूर था। और वो वहाँ ब्राजील
और हाँ उसके बाद फिनलैंड भी था, बहुत सारे टूर्नामेंट, मलेशिया में, फिर जापान भी मैं गई थी। तो एक लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। अभी फिलहाल सब कुछ अच्छा हो जाए फिर भी हम लोग करेंगे एक। लेकिन हम वो सूर्य नमस्कार के बारे में छोटा सा इंट्रो दे दो, थोड़ा सा बता, कुछ लोग मेरे लोग भी जुड़े हैं तो वो हाँ। जानना चाहते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे कितना करना चाहिए। वैसे सूर्य नमस्कार जो है हमें दिन में सब सुबह जब 6 बजे जब सूरज निकलता है उस समय पे करने से काफी फायदा होता है सूर्य नमस्कार करने में। और इसे हम एज ए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खाली स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। और इसे हम एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज टोटल वर्कआउट में सूर्य नमस्कार ही हम खाली करें तो भी चल जाता है, तो उतना उसका बेनिफिट्स है। उससे बॉडी पूरा खुल जाता है, एकदम ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और माइंड एकदम फ्रेश होता है, काफी जेंटल है। बहुत फोर्स नहीं मसल्स पे आता है। तो हम इवन अगर कोई सीनियर सिटीजन है उनको भी हम धीरे से सांस लेते हुए बाहर करते हुए तो बहुत ही टेक्निकली और आराम से करें तो सूर्य नमस्कार से बहुत फायदे होते हैं। तो दिन में दो बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम। बट सबसे पहले सुबह सूर्य नमस्कार करेंगे तो बहुत फायदा होता है एकदम। एक बार में कितने सेट होने चाहिए? तो फिटनेस के लिए 11 करेंगे सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा करते हैं तो इट इज गुड, योर एंड्योरेंस, आपका एंड्योरेंस बढ़ गया है वो अब पता लगता है। तो फिट रहने के लिए 11 इज सफिशिएंट, रोज 11 करेंगे तो। बट 100 सूर्य नमस्कार रोज करना इज नॉट एडवाइजेबल। फिर से काफी एग्रेसिव हो जाता है वो, तो धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करने चाहिए सेट्स। हम पहले कम 11 से शुरू करें या 5 या 6 से शुरू करना है और 11 तक पहुंचे और 11 को मेंटेन करें तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा करना है धीरे धीरे उसको ऐड करते रहें और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। सही बात, लास्ट वीक मैंने 80 सेट्स किए थे। अरे वाह, सही है। और अच्छा लगता है जब होने लगता है ना, तो वो 30-40 सेट के बाद फिर और एकदम जुनून हो जाता है बॉडी में। वो करते जाओ, बॉडी हाँ रुकती ही नहीं करते है। जाओ, जैसे एकदम हाँ वो ट्रांस में मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं हम थोड़ी देर के करेक्ट, बाद। वेरी ट्रू। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, भूमिका, बहुत लोगों। मुझे एक सवाल था नीलू के लिए। खुशबू बात नीलू, आप जब इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं ये सब इवेंट्स में, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ट्रेनिंग के लिए या इवेंट पार्टिसिपेशन के लिए कुछ सपोर्ट मिलता है कि आप अपने आप से करते हैं सर? अभी जो यूपी गवर्नमेंट में कुछ ऐसा मास्टर्स के लिए कोई रूल्स नहीं बना है। बाकी जैसे कई स्टेट में मिल रहे हैं, मेरी लड़ाई चल रही है, बट गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे देती है कि छुट्टी दे देती है, ऑन ड्यूटी भेज देती है खेलने के लिए। तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैंने काफी बीमारियों के बाद दोबारा मास्टर्स में खेलने का या सिविल सर्विसेज में खेलने का फैसला लिया। किडनी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट मोस्ट किडनी फेल्योर थी। और दूसरी चीज 80% ऑर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने के बाद मुझे लगा कि 89 केजी वेट है, ये लाइफ क्या हो रही है एज ए एथलीट, खुद को मैं स्पॉइल कर रही हूँ। तो हम लोगों ने फैसला लिया, घर वालों ने बोला कि टहलना शुरू करो। तो एक फिटनेस के लिए जब जाने लगे तो खिलाड़ी जब मैदान में आता है तो पूरा कुछ सब कुछ भूल जाता है, वो बच्चा खुद बन जाता है। और मैंने करीब 30 केजी वेट कम किया। फिर लोगों ने बोला कि क्यों नहीं जाते हो कॉम्पिटिशन्स में। तो मैंने जब 100 मीटर की टाइमिंग दी तो लगा नेशनल में जो गोल्ड मेडल जीतते थे लोग उसके बराबर टाइमिंग हुआ। तो ऐसे ऐसे करके मेरा स्टार्टअप हुआ और मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, एशिया में मेडल लिया और इंडिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने और इंडिया में भी लगातार गोल्ड मेडल मिलते जा रहे हैं। जस्ट लॉकडाउन के पहले ही इम्फॉल में मैंने 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था नेशनल कंपटीशन में। तो मुझे ये लगता है मेरा पर्सनली कि जो दवाइयों में पैसे जाते थे, कहीं उस पैसे से हमें कहीं ना कहीं एक टारगेट अच्छा मिला हुआ है मास्टर्स में आने का और खेलने का, अपने आप को फिट रखने का। लेकिन दूसरा पार्ट भी है कि जो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी ना मिलने के कारण उनका टैलेंट छुपा रह जाता है, वो नहीं कर पाते। तो यूपी गवर्नमेंट अभी जब भी मैंने बात किया है तो बोलते यंग बच्चों को करे कि मास्टर्स को करे।
तो थोड़ा सा अभी नेगेटिव चल रहा है कि हम लोग अपने पैसे से जाते हैं, कुछ लोग के पास सोर्स रहता है तो चीफ मिनिस्टर से जाके डायरेक्ट फंड ले लेते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता कि अगर मिले तो सबको मिले, एक व्यक्ति को मिलने से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मेरी लड़ाई हमको मिलने को तो बहुत सारी कंपनियां भी बोलती है या गवर्नमेंट भी बोलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता है, लेकिन मेरी जिद है कि नहीं, जो सुविधा मिले तो सबके लिए मिले तभी मैं लूंगी, इसलिए कुछ मिला नहीं अभी तक। अच्छा लेकिन जया, अवार्ड बहुत सारे मिले, अवार्ड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने रानी लक्ष्मीबाई वीरता अवार्ड दिया और राज्यपाल भी रिकॉग्नाइज किया, बट फंड नहीं दिया। अच्छा Okay, Neelu ji, this is अच्छा, Payal here. यस Bhumika, I have a question for Neelu ji. या गो अहेड। Okay, नीलू जी, जैसे आपने कहा था कि आप उनको सिखाते हो लाइक हाउ टू यूज ओवर द पैड्स और डिस्पोजेबल कैसे करते हैं, लेकिन आजकल बोला गया है कि वो हेल्थ एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है, इट्स हार्मफुल। तो वुड यू एडवाइज देम टू यूज ओवर द स्टोन कपिंग्स जो आजकल निकले हुए हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कंपनियां अभी हम लोग के साथ जुड़ी है। यहाँ भी सुधा अमृतम करके एक संस्था है, वो भी ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बना रही है, जो कि बहुत कम रेट पे 1.5 रुपए का एक पैड पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पैड को दे। और अभी मोदी जी का जो ये स्वास्थ्य विभाग का एक कौन सा डिपार्टमेंट है, उनके भी सैनिटरी पैड आए हुए हैं, वो भी ऑर्गेनिक ही है, वो 1 रुपए का पड़ता है। तो हम लोग बताते हैं कि इस तरह के जो सिंथेटिक सैनिटरी पैड है वो ना यूज करें, ऐसे ले जो कि धरती में जाके गल जाए। तो कोशिश की जा रही है लोगों को बताने की कि जिस तरह के पैड ले जो कि एनवायरमेंट के लिए सही हो। थैंक यू। थैंक्स। अच्छा जया का एक सवाल है चैट में, उनका सवाल है, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स बैंगलोर में है, और उनके डिटेल्स कैसे, हम उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो एक्चुअली आंगनवाड़ी आशा वर्कर स्टेट गवर्नमेंट डील करता है तो ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम, क्योंकि इनकी सैलरी कुछ नेशनल लेवल से आती है, कुछ WHO फंडिंग करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इट्स डिपेंड कि स्टेट गवर्नमेंट कितना उनको हेल्प करता है, और सारा डीलिंग स्टेट गवर्नमेंट से होता है। तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट होगा, निदेशालय, तो आप जो कुछ भी है तो उनसे कांटेक्ट करके, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का ऑफिस होता है, आप वहां भी जाकर के उनसे डिटेल ले सकते हैं, या ब्लॉक लेवल पे CDPOs होते हैं, यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, हर ब्लॉक में एक अपॉइंटमेंट होता है। और ज्यादा नजदीक में तो अपने एरिया की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से मिलके आप उनके ऊपर का एड्रेस उनसे पता कर सकते हैं। तो ये एक चेन है जो स्टेट लेवल पे ही ऑर्गेनाइज होती है। Who can apply for आंगनवाड़ी, मैंने इसका आंसर दिया है लेकिन मैं इसको रिपीट करती हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th होनी चाहिए, और इसमें कैटेगरी वाइज अपॉइंटमेंट होता है। जिस एरिया में वैकेंट होती है पोस्ट, उसको बाकायदा अप्रूवल लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर उस पे अप्रूवल पे वो निकालते बॉन्ड। हाई स्कूल होना चाहिए। हम लोग प्रायोरिटी 4 कैटेगरी की रखी गई है, उसमें विडो महिलाओं को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर तलाकशुदा महिलाएं, फिर तीसरे दिव्यांग महिलाएं, और चौथा है हमारा मेरिट के हिसाब से, यानी कि हाई स्कूल में अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर दिए जाएंगे, इंटर में फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर, BA में फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर, तो ये 9 नंबर हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड मिला के 3, 2, 1 का नंबर होता है, ये कैटेगरी के हिसाब से। और इनके जो क्राइटेरिया होता है, उस गांव या उस वार्ड के निवासी होने चाहिए, आउटसाइडर्स नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र इनका लगता है, निवास प्रमाण पत्र लगता है, और जाति प्रमाण पत्र। जाति कैटेगरी, जैसे किसी वार्ड में पोस्ट निकला तो जनरल होता है, तो जनरल में सब लोग भर सकते हैं। अगर OBC है तो सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग ही भर सकते हैं, या अनुसूचित जाति की पोस्ट निकली तो सिर्फ अनुसूचित ही अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली कभी कभी जैसे कि प्रमोशन जब होना होता है, कभी इससे 50% आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनको आंगनवाड़ी की पोस्ट पे प्रमोशन भी मिल जाता है। अगर जैसे कि 4 पोस्ट निकली है तो 4 पोस्ट में अगर कोई सहायिका पहले वो उसने जब ज्वाइन किया था 8th पास थी, लेकिन वो इतने सालों में उन्होंने हाई स्कूल कर लिया, तो उसको भी हम लोग वरीयता देते हैं। तो 4 पोस्ट में 1 पोस्ट प्रमोटेड होती है, तो वो सहायिका भी एज ए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में विभाग उनको प्रमोट कर देता है।
तो ये तरीका होता है। और आशा वर्कर्स के लिए भी जहाँ जहाँ पे जिस वार्ड में या जिस ग्रामीण स्तर पे कहीं से आशा की जगह खाली है तो उनकी भी वैकेंसी निकाली जाती है, बाकायदा विज्ञप्ति निकलती है, और उसके लिए क्लास 12th पास होना चाहिए, वहाँ की निवासी होनी चाहिए। उनकी भी इसी तरह मेरिट लिस्ट बन करके उनका भी अपॉइंटमेंट होता है और ज्वाइनिंग होती है। नीलू जी, रूपा हियर। एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि ये महिलाओं ये इसके लिए मिनिमम जो आपने बताया ये महिलाओं के लिए सीमित है या पुरुष भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा ये महिलाएं ही करती है, क्योंकि महिलाएं इसलिए रहती है कि महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम ही ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट मैक्सिमम चलाता है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित टीकाकरण, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटेड मदर्स को जोड़ना है। तो पुरुषों से अच्छा काम महिलाएं करती, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी दी गई है। नीलू रूपा हियर। यस, हाय। अच्छा, इसमें कोई एज क्राइटेरिया होता है? करेक्ट, का एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल रखी गई है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45। अभी एक क्वेश्चन आया कि एंटरटेनमेंट के लिए, एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन? नीलू जी, कैन एनीवन ज्वाइन आफ्टर देयर रिटायरमेंट? नो, क्योंकि क्राइटेरिया है 18 से 45 साल। तो इसमें आंगनवाड़ियों का जो रिटायरमेंट का एज है 62 इयर्स। जब 62 साल की होती है तो विभाग उनको और अपने आप रिटायर कर देता है। अच्छा नीलू, अगर ये जो आंगनवाड़ी मान लीजिए किसी ने 10, 15, 20 साल आंगनवाड़ी में या आशा वर्कर की तरह काम किया, तो उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह कुछ मिलता है उनको सरकार की तरफ? नहीं, फिलहाल पेंशन नहीं मिलता, लेकिन आंगनवाड़ियों को हाँ एक चीज मिस हो रहा था, उनको प्रमोशन का भी है। जैसे कि एज ए सुपरवाइजर जब भी सुपरवाइजर की पोस्ट जब निकलती है तो 50% तो उनका एग्जाम से अपॉइंटमेंट होता है और 50% आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रमोट करते हैं। उसमें क्राइटेरिया है कि मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन देखते हैं कि हाई स्कूल, इंटर, BA, MA के मार्क्स देखते हैं और कम से कम 10 साल की सेवा विभाग में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 15 साल 18 साल का, जैसे अभी प्रमोशन होने वाला है तो 2-3 साल से चल रहा है, उनका सारा डाटा जा रहा है, पूरा इंक्वायरी भी हो रही है। तो जितने साल उनकी सेवा है वो नंबर जोड़े जाते हैं, उनके एजुकेशन का नंबर जोड़ाता है और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो लोग उनका असेसमेंट करते हैं कि इनका कार्यशैली कैसा रहा है। तो इस आधार पे वो एज ए सुपरवाइजर प्रमोट हो जाती हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका एक लालच भी होता है इस विभाग में जुड़ने का कि एज ए सुपरवाइजर जब हो जाएंगे तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। तो ऐसे है, इनको ये सुविधा है, लेकिन वही रिटायरमेंट सोफा भी हटा हुआ से। इसके बाद फिर इनको विभाग कुछ देता नहीं है, रिटायर हो गए तो खत्म, सब सेवा समाप्त। अच्छा नीलू जी, मेरा एक सवाल है। यस, ये मैंने काफी सुना है कि आशा संगिनी होती है जो आशा के साथ काम करती है, जैसे कि आशा की सुपरवाइजर जैसी होती है आशा संगिनी। तो उनका तो जो अभी आपने बताया कि प्रमोशन होता है, तो क्या आशा का प्रमोशन एज आशा संगिनी ही होता है? वो वो कर सकते हैं, वो काम पे डिपेंड करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट काम देखता है, अच्छा काम होता है, अगर वैकेंट पोस्ट है तो वो प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो आशा संगिनी, हाँ, तो आशा संगिनी आशा की सुपरवाइजर जैसी होती है ना? ये इसका अभी तो संगिनी का हमको आइडिया नहीं, क्योंकि शहर में पहले थी नहीं, कुछ नई आशाएं आई हैं, तो अभी सब सिर्फ संगिनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आशा वर्कर ही काम कर रही है। ओके ओके। तो इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे बनारस में हो। तो लेकिन ये है कि अच्छा काम करते हैं तो इनको भी प्रमोट कर देते हैं। कभी कभी कुछ अच्छा यूनिसेफ वाले भी देखते कोई आशा अच्छा काम कर रही तो अपने साथ भी एज ए BMC वगैरह वो लोग जोड़ लेते हैं। तो एक है कि एक रास्ता मिल जाता है इनको इन फ्यूचर, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ये अच्छे से काम कर सके। थैंक यू। अच्छा, कांटेक्ट ट्रेसिंग कुछ आशा वर्कर्स करते हैं अभी कोविड-19 का, या फिर कोई और? यस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ही तो मेन काम है। जब भी कोई केस आता है तो बकायदा पूरी लिस्ट मिल बनती है। अभी डॉक्टर्स की टीम पूरी बनी है, जैसे एक वार्ड में 4 से 5 टीम बना दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसमें डॉक्टर होते हैं, आशा वर्कर होती है, हमारी आंगनवाड़ी उस एरिया की जो
रिलेटेड आंगनवाड़ी है उसको लगाया जाता है। मेनली इसका आशा का ही काम होता है, घर घर जाके उनका सैम्पलिंग दिलवाना, सैम्पलिंग के बाद उनसे पूछना कि किससे किससे आप मिले पिछले लास्ट वीक, तो उसके एरिया में जितने भी लोग मिले उनके घर भी जा जाके उन लोगों का सैम्पलिंग लेना, काउंसलिंग करना। कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो बाकायदा मेडिकल टीम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो पर डे एक आशा कम से कम 50 से 60 घर का इस समय जो कोविड-19 का चल रहा है उतने घर डेली वो विजिट कर रही है और सर्वे करके डाटा प्रोवाइड करा रही है। और साथ में जितने भी सैम्पलिंग ली जा रही है कोविड-19 की, पहले तो हॉस्पिटल में जाते थे, बाकायदा एक सेंटर बना था, अब मोबाइल टीम भी बन गई है तो वो घर जा करके भी सैम्पलिंग ले रही है यहाँ पे। उस टीम के साथ भी आशा वर्कर रहती है, बाकायदा वो लोग फिर फैमिली अभी काउंसलिंग अभी भी कराते इतने हैं। केसेस इतने हो गए हैं कि घर घर जाके कांटेक्ट ट्रेसिंग करना तो कितने मतलब बहुत ही और खतरे का भी काम है कि उनको कुछ यस, लग जाए disease, तो फिर भी तो अभी काफी खतरा है और ये लोग को ट्रेनिंग इतनी दी जा चुकी है कि अब बहुत ही और लोग ऐड डिस्टेंस किए के साथ। हैं टीम में, टीम का साइज इंक्रीज किया है इसके लिए। क्या हुआ? आवाज कट रही थी, क्या हुआ? टीम का साइज इंक्रीज किया है अभी इस तरह के कोविड के ये सिचुएशन। टीम बढ़ा दी गई है अभी तो, जैसे कि हमारे जो वेटरनरी जो पशुपालन विभाग के लोग थे उनके डॉक्टर्स को भी ले लिया है, और बहुत सारे नगर निगम रेलवे के जो लोग एम्प्लॉय बैठे हुए थे ऑफिस में खाली काम नहीं कर रहे थे, तो सारे लोगों का बढ़ा टीम मैक्सिमम बढ़ा दी गई है ताकि किसी पब्लिक को, क्योंकि जो सर्वे चल रहा है तो डेली 4 से 5,000 यहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है जिसमें अच्छा, कि ये रिजल्ट कांटेक्ट आ। ट्रेसिंग का डेटा आप फिर कहाँ पे रखते हैं, ऑनलाइन ये में? हेल्थ पोस्ट पे होता है, हेल्थ पोस्ट से मेडिकल ऑफिसर फिर डिस्ट्रिक्ट पे देता है, ऊपर जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। डेली का डेली ये जो सर्वे होता है वो मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को कवर करना। तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट हाँ, है और उसका इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम आशा ही काम करती है, लेकिन जहाँ जैसे वीक आशा है नहीं कर पा रही है तो वो उस एरिया की आंगनवाड़ी को भी ले, क्योंकि आंगनवाड़ी घर घर जाती है उसको लोग पहचानते हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और कोई सवाल ऑडियंस? सभी लोग बहुत थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये सेशन ज्वाइन करके, स्पेशली भूमिका को, कि इतने सारे लोग जुड़े और कम से कम हम लोग के काम को, बनारस के काम को पूरा इंडिया देख रहा है कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे वाले भी हैं। वो उस पर्दे के पीछे हमारी आशा और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो रियल हीरो की तरह काम कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। बहुत ही सही है, धन्यवाद आपका नीलू जी, और धन्यवाद आप सबका इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए। ये गाइड रनर्स इंडिया काइंडनेस चैंपियंस का जो इनिशिएटिव है, इसमें हम और दूसरे भी शिक्षण सहायता आयोजित करेंगे, और आप अपने व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल को देखते रहिए तो आपको पता लगेगा नेक्स्ट सेशन के बारे में। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नीलू।